नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सिरसा की खबर के साथ। सिरसा में किसान महासम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए। दरअसल किसान कृषि कानून के विरोध में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में लगे पक्के मोर्चे के धरने को 9 महीने पूरे हो गए हैं और इसी कड़ी में किसानों ने धिक्कार रैली निकाली। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि आगामी 8 जुलाई को महंगाई को लेकर किसान सड़कों पर उतरेंगे और 22 जुलाई से संसद का घेराव किया जाएगा। रोजाना 200 किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन था 3 कानून को रिपील करवाने का और साथ था एमएसपी की गारंटी लेने का। उस समय ये एयर क्वालिटी वाला जो ऑर्डिनेंस आया था उसका विरोध के में भी था और पावर बिल 2020 के लिए भी था। तो ये जो 9 महीने यहाँ हुए हैं ये एक्चुअली उसी आंदोलन की कंटिन्यूटी है जो आज दिल्ली बॉर्डर के ऊपर है, जो आने वाले दिनों में यूपी मिशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा यूपी उत्तराखंड में, जो आने वाले दिनों में पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में किसानों के आंदोलन के रूप में जाके बड़ा विकराल रूप ले लेगा। और साथ ही साथ देश के दूसरे जो लोग हैं उनको साथ लेके ये आंदोलन पूरे देश व्यापी जनता का आंदोलन बनेगा। देश में डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतें जो बढ़ रही है उसको लेकर पूरे देश में लोग जो व्हीकल अपने ट्रैक्टर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल हर चीज को लेकर, कारें लेकर रोड्स के ऊपर आएंगे, रोड्स के ऊपर अपना गाड़ियां खड़ी करेंगे और पूरे देश में ये प्रोटेस्ट होगा। और 22 तारीख से हम पार्लियामेंट की तरफ जो लगातार मार्च करने का प्लान किए हैं उसमें हर संगठन से 5-6 लोग जाएंगे, 200 के करीब लोग डेली जाया करेंगे जब तक ये पार्लियामेंट सेशन रहेगा। वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि किसानों का आंदोलन समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाकर ही रहेंगे। पहला, किसानों ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया। दूसरा, किसानों को अपनी ताकत का एहसास हुआ है, नेताओं को पता लगा है कि किसानों से पंगा लेना भारी पड़ेगा। और तीसरा, किसानों को एकता हासिल है। 3 कानून खत्म होंगे, होके रहेंगे, संघर्ष हमारा जारी है। मंत्री तो है नहीं, एक ही इंदिरा गांधी के जमाने में भी कहते थे एक ही मंत्री था। इस कैबिनेट में भी सिर्फ एक ही मंत्री है और वही फैसला ले रहा है, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए एक आदमी का अहंकार इस वक्त किसान आंदोलन की बात माने जाने के रास्ते में है। कानून वैसे तो मर गए हैं लेकिन अब डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं क्योंकि मोदी जी का अहंकार बीच में आया है और किसान आंदोलन ने तय किया है कि ये भी हम लेके रहेंगे। केंद्रीय कैबिनेट विस्तार से पहले कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों को बदलने की अनुमति देते हुए हरियाणा के राज्यपाल एसएन आर्य को बदलकर बंडारू दत्तात्रेय को राज्यपाल बनाया। एसएन आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया, तो वहीं थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है और मंगू भाई छगन भाई को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। सूत्र की माने तो 1-2 दिन में मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। तो वहीं हरियाणा के राज्यपाल बनने पर सीएम मनोहर लाल ने बंडारू दत्तात्रेय को बधाई दी है। वहीं डिप्टी सीएम ने भी नए राज्यपाल को ट्वीट कर बधाई दी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर नए राज्यपाल को बधाई दी। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। हरियाणा में पूर्व डिप्टी सीएम और कालका से कई बार विधायक रहे चंद्रमोहन अपने 21 सदस्यों की टीम के साथ गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात करने पहुंचे। पंचकुला जिले की समस्याओं को लेकर अनिल विज को मेमोरेंडम सौंपा और इसके बाद नगर परिषद पार्षदों भी वहां पर मौजूद रहे। तो वहीं इस मुलाकात पर अनिल विज ने कहा कि उनसे कोई भी मिल सकता है क्योंकि वो पूरे हरियाणा के मंत्री हैं। ऐसे कोई भी मिल सकता है, मैं सारे हरियाणा का मंत्री हूँ और आज उन्होंने वहाँ पे पंचकुला की कुछ समस्याएं मेरे सामने रखी हैं, जो रखी हैं मैं उन पर कार्रवाई करूँगा सबके ऊपर। आज हमारा 21 सदस्यीय डेलीगेशन आदरणीय श्री अनिल विज जी से मिला था, जिसमें हमने पंचकुला की जो लोकल बॉडीज़ की दिक्कतें हैं, कॉरपोरेशन की, हेल्थ की और पुलिस की,
हमने इनके समक्ष रखी और मुझे पूरा आश्वासन दिया इन्होंने कि वो कार्रवाई करेंगे, और एक चीज़ पे तो इन्होंने हमारे सामने कार्रवाई की, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद लोगों को पीने के पानी की समस्या लगातार हो रही है। पृथला विधानसभा का गांव हीरापुर पानी के संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पिछले करीब महीने भर से गांव में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। न तो सप्लाई का पानी घरों तक पहुंच रहा है और न ही सरकारी हैंडपंप पानी दे रहे हैं। तो वहीं रेवाड़ी के गांव रामगढ़ भगवानपुर की माइनर में पिछले 20 दिनों से एक बूंद पानी नहीं है। इसके अलावा हिसार के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ पानी की किल्लत से परेशान 23 गांव के लोग अपनी अर्जी लेकर जिला सिंचाई अधिकारी के दरबार में पहुंचे। गांव वालों ने पहले कार्यालय परिसर में बैठकर 1 घंटे तक धरना दिया और फिर भी अधिकारी नहीं पहुंचे। भिवानी हिसार रोड पर देवनगर कॉलोनी वासियों ने भी पीने के पानी की कमी को लेकर जाम लगा दिया। तो 4 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन चारों ही क्षेत्रों में पानी को लेकर कितनी ज्यादा किल्लत है, इन तस्वीरों से साफ समझा जा सकता है। बड़ी तादाद में लोग यहां पर आक्रोश अपना प्रकट कर रहे हैं, जिलाधिकारी के पास भी पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर, शिकायतों को लेकर, लेकिन उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। खबर कैथल से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की साइट हैक करके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। हैकर्स ने स्वास्थ्य विभाग की साइट हैक कर 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के नाम से 20 फर्जी प्रमाण पत्र बना डाले। अधिकारियों को पहले तो लगा कि साइट में कोई खराबी है, लेकिन बाद में पता चला कि साइट हैक है। ऐसे में अधिकारियों ने जब चेक किया तो पता चला कि हैकर्स ने बैकडेट में 1958, 1960 और 1965 के जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। ये प्रमाण पत्र दोनों स्वास्थ्य केंद्रों में न केवल कैथल जिले के कलायत समेत दूसरे गांव के, बल्कि दूसरे जिले करनाल, कुरुक्षेत्र, यहां तक कि राजस्थान के जयपुर तक के फर्जी प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की साइट हैक करके पूरे प्रदेश में करीब 400 प्रमाण पत्र बनाए गए। तो वहीं गोहाना नगर परिषद के चुनावों को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। नगर परिषद में एसडीएम प्रदीप कुमार ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स के अलावा अधिकारियों की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने बताया कि गोहाना नगर परिषद में 23 वार्ड आते हैं। कोरोना की वजह से मतदाताओं के दावे और आपत्तियों का काम रोक दिया गया है, जो अब तक 9 जुलाई से 16 जुलाई तक फिर से शुरू किया जाएगा। मतदाताओं के दावे और आपत्तियों को सुनने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, जो अपने अपने केंद्रों पर बैठकर मतदाताओं के दावे और आपत्तियां सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के खोरी गांव में नगर निगम जल्द तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। निगम लगातार लोगों से गांव को खाली करवाने की अपील कर रहा है। इन सब के बीच निगम की कमिश्नर गरिमा मित्तल ने भी खोरी गांव का दौरा किया और अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट ली। खोरी गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात मिला। पुलिस लगातार लोगों को मकान खाली करने के लिए भी कह रही है। गांव खोरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में तोड़फोड़ के लिए नगर निगम पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसके लिए बाकायदा टीमों की तैनाती कर दी गई है। अर्थ मूवर वहां तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच में शाम तक का वक्त इन लोगों को दिया गया था जो गांव खोरी में रह रहे हैं, इन्हें हटाने के लिए यहाँ से, क्योंकि तोड़फोड़ जल्द ही यहाँ शुरू करनी है। और ये जो तमाम लोग देख रहे हैं, ये इसी गाँव खोरी के लोग हैं जो अभी यहाँ से नहीं गए हैं। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पहले ही यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक कोई ऐसा आवास या कोई मकान नहीं मिला है जहां ये जा सकें। लेकिन इनकी अपना दर्द है। इनका साफ तौर से यही कहना है कि उन्हें पुनर्वास नीति के तहत सरकार कह रही है बसाने की, लेकिन उनके पास में अभी ऐसा कोई आदेश या कोई इस तरह का लेटर नहीं है। इनसे बात भी करेंगे। आदेश तोड़फोड़ के तैयारी की जा रही है, आपको हटने के यहाँ से आदेश दे दिए हैं अभी तक, लेकिन आप यहीं हैं। हमारे पास कहीं कोई ठिकाना नहीं है जी, हम कहाँ जाएंगे। सरकार ने कहा था कि हम आपको पहले ही 2014 में ही कहे थे, जहाँ जोगी वहीं मकान। तो फिर आज ऐसा क्यों पालन किया जा रहा है कोरोना काल में? कोरोना काल में इस तरीके से हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास नौकरी है, ना काम है। एक तो खाने के लाले पड़े हुए, ऊपर से सरकार हमारी घर को तोड़ रही है। हम कहाँ जाएंगे? लेकिन ये तो अवैध है, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अवैध बस्ती है। सर, अवैध बस्ती मानता हूँ, अवैध सारी दिल्ली बसी हुई है। दिल्ली में जाकर के घुमा जाए, हरियाणा में जाकर के घुमा जाए, जिसके पास कहीं दुनिया में आसरा नहीं है वो कहाँ जाएगा?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो रोड पर रहेंगे, तो सर हम इसलिए हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ जगह का जा करके घर बना रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं, चूंकि उनका साफ तौर से कह रही हैं कि अब ऐसे में वो जाएं कहाँ, सवाल भी इसी बात को लेकर उठा रही हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। आपको घर छोड़ने के लिए कहा गया है, आप क्या अभी नहीं गए हैं यहाँ से? नहीं सर, गई होती तो मैं यहाँ कैसे दिखती आपको? सामान वगैरह अपना नहीं? नहीं जी, हमारे घर में चल के देख लीजिए, कोई सामान नहीं गया जी सर। ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि तोड़फोड़ तो होनी है। कोई बात नहीं, तोड़ फोड़ होनी तो जगह तो नहीं ले जाएगा, हम 100-200 रुपये की पल्ली लाएंगे, डाल के रह लेंगे वहीं पे। लेकिन हटेंगे नहीं? नहीं जी, हटेंगे नहीं, मर जाएंगे बेशक, हटेंगे नहीं सर जी। हमारा यही कहना, जब मोदी बोल रहे थे अब अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन जरूर आ गए कि एक तो नौकरी चली गई आदमियों की, हाथ में कटोरा आ गया। लेकिन ये अवैध की बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अवैध है और यहाँ से हटना अवैध है, तो जहाँ झुकी वही मकान, झुकी तो अवैधों पे होती है, कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं है सर। और होटल कहाँ थे? और जब 10 घर बने थे तब तो आना चाहिए सरकार को। सरकार कह रही है कि उनको बसाया जाएगा, जो हरियाणा के लोग हैं। आप तक कोई पहुँचा है, कोई नुमाइंदा? नहीं, पहले कहाँ थी सरकार? जब 10 घर होती, 20 घर होती, 200 होती, 400, 10,000 हो गए तब दिखाई दिए उनको कि जो गरीबों जब पूरा हो जाए तब उसको कुचला जाए। कम कुचलने से उनको फायदा नहीं होगा। खाली झुग्गी गरीबों को बसाना नहीं चाहते, गरीबों का हटाना जानते हैं। बेटी रकम समझ में जाए। आप ये देखिए, आप साफ तौर से देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और अब तोड़फोड़ कभी भी यहाँ शुरू हो सकती है, लेकिन ये तमाम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। और भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? आदेश आ गए हैं, आपको हटना है यहाँ से, लेकिन अभी भी आप यहीं डटे हुए हैं। ऐसे में क्योंकि आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे जाएंगे? बच्चे देखो इतने छोटे छोटे, कहाँ लेके जाएंगे? इन बच्चों को क्या खिलाएंगे? हम लोग किराए पे रहेंगे, बच्चे पालेंगे कि इनको खिलाएंगे? बताओ क्या करेंगे? कहाँ जाए हम लोग सर? कहीं ठौर ठिकाना नहीं, गांव में भी बेच दिया सब हम लोग ने। यहाँ पे बसे हैं, आके घर मकान लिया, वो भी जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे बताओ आप लोग? इतनी हम लोगों को परेशान किया है। पहले से भगा देते हम लोग को, तो क्यों यहाँ पे बसते? अब इतनी जनता क्यों बसती यहाँ तक? आपका दर्द, क्योंकि आपने हमारे देखो ये 3-4 बच्चे, हम कहाँ लेके जाएंगे? एक बच्चे का तो ठिकाना नहीं होता सर। 3 बच्चे हम कहाँ ले जाएंगे इन सबको? किराए पे भी इतना कहाँ पैसे हमारे पास है? सरकारी तो सर्विस होती तो हम कहीं अच्छी जगह ले लेते, मकान भी। सरकारी तो है नहीं कोई भी जिनिस। हर जगह सरकारी दुनिया बसी है। देखिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का अपना दर्द है। इन्होंने जो बिल्डर्स थे यहाँ, जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उनके झांसे में आकर पहले यहाँ मकान ले लिए, लेकिन इनको झांसा दिया गया था, तमाम तरह के वादे किए गए थे कि वो यहाँ से इनको नहीं हटना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जब आदेश सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं, तो ऐसे में अब मजबूरी इनके सामने और परिस्थिति इस तरह की हो गई कि आखिर अब ये जाएं कहाँ। सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया है कि सर्वे कराया जाएगा और पुनर्वास नीति के तहत इनको मकान भी दिए जाएंगे, लेकिन उस मकान देने से पहले यहाँ जो तोड़फोड़ का अल्टीमेटम आ चुका है, तो ऐसे में परिवारों की चिंता और इन लोगों की चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि जब यहाँ उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा तो उनका जो सामान है, या वो रात में कहाँ सोएंगे और कहाँ दिन में रह पाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना की मार के बीच प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। इस साल हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 1.5 लाख बच्चों का डेटा पोर्टल से गायब हो गया है। जी हां, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर छात्रों का जो डेटा अपडेट किया जाता है, उसमें 12 लाख से ज्यादा बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दोबारा दाखिले न होना शो हो रहा है। और इस मामले को लेकर सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चिंता जाहिर की है और विभाग के अधिकारियों से डेटा गायब होने की वजह पता लगाने के निर्देश देने की भी बात कही। हरियाणा शैक्षणिक शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष यशपाल यादव भी इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि कुछ स्कूलों ने फीस को लेकर अभिभावकों से मनमानी की है। संख्या की बात है, हमारे पास तो 1.5 लाख की संख्या बढ़ी है अभी एडमिशनों की। अभी सारा का सारा पोर्टल पे डाल दिया और वो सारा कुछ अभी हमारे सामने आया है। सरकारी स्कूलों के बारे में भी पहले इस प्रकार की थी कि यहाँ कम हुए, लेकिन वो सारा अपडेट नहीं किया था और जब अपडेट हुआ तो 1.5 लाख की संख्या ज़्यादा है। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूलों का है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ जो स्कूलों ने जो है वो भी डाटा अपडेट नहीं किया और उसी वजह से मेरे ख्याल से संख्या जो है 12.5 लाख की कम दिखा रहा है अभी पोर्टल में। अभी 12.5 लाख की संख्या कम दिखाई दे रही है। तो जल्दी अब इसका मैं पता करूँगा इसका क्या वजह क्या है, इसकी क्यों अपडेट नहीं किया उन्होंने और क्यों अगली क्लास में उनका एडमिशन नहीं किया। तो इसके बारे में अभी मैं कल ही इसके बारे में बातचीत करूँगा।
जैसे स्कूल खोल दिए तो अब कोई वो ज़रूरत है नहीं उसमें, तो उसको 134A के तहत जो बच्चे हम पहले प्राइवेट स्कूल में जाते थे, तो अब हम उनको जो हमारे मॉडल संस्कृति स्कूल हैं उनमें उनका एडमिशन करेंगे। तो प्राइवेट स्कूलों का ये सारा है, वो अपडेट नहीं हुआ इसकी, तो अभी मैं अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करूँगा कल ही, और उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कारण क्या है उसका, क्यों अपडेट नहीं किया। नहीं, मेरे अनुमान से तो यही है। देखिए, इसमें एक कारण तो ये भी हो सकता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में जैसे फीस नहीं दी हो गई होगी या कुछ और कारण होंगे, इस टाइप के कुछ ना कुछ कारण बने होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जब तक उसके बारे में पूरा पता ना कर लें तब तक वो कोई अथेंटिक बात नहीं। पंचकुला में हाल ही में हुई नगर निगम की हाउस मीटिंग में एक नया हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदने का प्रस्ताव को पास किया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहले से पंचकुला में मौजूद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का किसी को ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से आया ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म इस समय सफेद हाथी बन चुका है। पिछले कई महीनों से ये किसी काम का नहीं है। इसके सेंसर्स खराब पड़े हैं, जिसके चलते आग लगने के दौरान इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट चलेगी ही नहीं, और अगर किसी सोसाइटी में आग लगती है तो ये 20 फुट की ऊंचाई तक भी आग पर काबू नहीं पा सकेगा। जबकि पंचकुला में मौजूद 250 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज का जिम्मा इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर है। ऐसे में पंचकुला फायर ब्रिगेड के अधिकारियों की गलती के चलते शहर की 250 से ज्यादा सोसाइटीज में रहने वाले लोगों की जान खतरे में है। देखिए, हम 2000 से जब से हम 20 सेक्टर में रह रहे हैं और 20 सेक्टर डेवलप हुआ है, तब से हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा हाइड्रोलिक होना चाहिए जो कि इसको कवर करे। लेकिन आज तक जो सरकार ने वो प्रोवाइड नहीं किया। एक आनंद फानंद में अभी कुछ दिन पहले जब इलेक्शन खत्म हुए एमसी के, तो इन्होंने फटाफट ले आके एक सब फायर स्टेशन खोल दिया, उसके अंदर एक हाइड्रोलिक खड़ा कर दिया, जो कि वो हाइड्रोलिक 40 फुट तक की हाइट तक जाता है। वो भी खराब है। जब कई बार हम इनको कह चुके हैं कि इसकी डेमोस्ट्रेशन करो ताकि लोगों को पता लगे कि ये खराब है, जबकि बिल्डिंग 18 मंजिल तक है और है हमारे पास फैसिलिटी 4 मंजिल तक की। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई घटना घट गई तो ये बहुत बड़ा हादसा 20 सेक्टर में होगा। इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। ये RAW की तरफ से काफ़ी बार शिकायत दी गई। वहाँ ऐसा माहौल है, आपको पता है वहाँ कितना जाम लगता है। कल को वहाँ कहीं आग वगैरह लग गई तो वहाँ कम से कम 40-50 हज़ार बंदा है, ना कोई किसी को बचा पाएगा ना कुछ, ना इतने वहाँ इस चीज़ का कोई प्रबंध नहीं है। कल को आग लगेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार के दरवाजे हमने बहुत बार खटका लिए, लेकिन इनके बस की कोई बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी 6-7 महीने पहले ही नगर निगम की तरफ से एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म वाली हाइड्रोलिक ट्रॉली ली गई थी। तो जिसका काम होता है, उसमें एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बना होता है जो बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने का काम करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, वो काफ़ी टाइम से, जब से वो ट्रॉली नहीं ली है तभी से ही वो प्लेटफॉर्म, उसका हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म ख़राब हुआ है। जो उसका काम था बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने का, अगर वो प्लेटफॉर्म ही ख़राब रहेगा तो जो उसकी सीढ़ी है वही ख़राब रहेगी, तो मैन पावर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे काफ़ी भयानक हादसे होने का डर रहता है, क्योंकि सोसाइटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, आसपास मार्केट है, आवाजाही रहती है, जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। जहाँ तक फायर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मेरे को अभी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं अपने अधिकारियों से पूछूंगा कि ख़राब क्यों खड़ा है। अगर ख़राब है तो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको तुरंत हमें ठीक करवाएंगे। अगर कोई ऐसा आ रहा है ध्यान में कोई इस तरह की कोई डीजल की या कोई और ऑयल की चोरी हो रही है तो उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। हमारे फायर विभाग से मैं तुरंत इसकी इंक्वायरी करूँगा कि जो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है क्यों वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अगर इस तरह का कोई और भी कारनामा किया जा रहा है, सबको ध्यान में लाते हुए पूरी इंक्वायरी की जाएगी। पंचकुला में बहुमंजिला इमारतों की भरमार है। कई बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो 10-10 माले तक ऊंची है। इसी बात को देखते हुए पंचकुला में अर्बन लोकल बॉडी यह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लेकर आई थी, ताकि पंचकुला की अगर बहुमंजिला इमारतों में आग लगे तो इस हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के जरिए उस आग को बुझाया जा सके। लेकिन कई महीनों से ये हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म अब सफ़ेद हाथी बन चुका है, क्योंकि फायर ब्रिगेड और पंचकुला नगर निगम की ओर से नज़रअंदाज किए गए करोड़ों रुपए की लागत के इस प्लेटफॉर्म को ना तो ठीक करवाया गया है और ना ही किसी शेड के नीचे खड़ा किया गया है। करोड़ों रुपए की लागत से आए इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कई मंजिल तक आग लगी होने के बाद ये प्लेटफॉर्म खड़ा होता है और उसके बाद आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये वो सेंसर है जो पिछले 6-7 महीनों से खराब है और जिसे अभी तक फायर ब्रिगेड ने ठीक नहीं करवाया है।
बहरहाल बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की तरफ से इस बारे में पंचकुला नगर निगम और यूएलबी को एक लेटर भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि करोड़ों रुपए की लागत से आईएस प्लेटफॉर्म के सेंसर खराब हैं, जिन्हें करीब 10 से 12 लाख रुपए की लागत से ठीक किया जा सकता है। लेकिन नगर निगम और यूएलबी की तरफ से अभी तक इस प्लेटफॉर्म को ठीक नहीं करवाया गया है। वहीं दूसरी और बड़ी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के खड़े होने के बावजूद यहाँ के कर्मचारी इसे चलता हुआ दिखाते हैं। रजिस्टर में इसकी नोटिंग डाली जाती है और उसके बाद बड़े मोटे तौर पर तेल का गबन किया जाता है। ऐसे में नगर निगम को दोहरा चूना लग रहा है। वहीं पंचकुला की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों का जीवन संकट में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर पंचकुला की बहुमंजिला इमारतों में आग लगती है तो उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाएगा। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।